ईरान ने जवाब दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में 400 के करीब ड्रोन अटैक किए गए हैं, क्रूज मिसाइल दागे गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। तो ये ताज़ा जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि तल अवीव जो इसराइल का दारुल हुकूमत है उसे निशाना बनाया गया है और उसके बाद इसराइल और अमेरिका दोनों में ही आला सतह के इजलास तलब कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाके इसराइल के जहाँ इस वक्त खौफ पाया जाता है, तशवीश पाई जाती है, ख़तरे के सायरन गूंज रहे हैं हर तरफ। कम से कम 400 मिसाइल हैं जो फायर किए गए हैं और इस हमले में जो हैफा का शहर बताया जाता है वहाँ पर फायरिंग भी हुई है। 10 अफराद के हलाक होने की इत्तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं, जबकि इन हमलों के नतीजे में मुतादिद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। ख़ुद इसराइल ये खदशा जाहिर कर रहा है। जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं उसमें मज़ीद बात करते हैं। मारिया सुल्तान साहिबा दिफ़ाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा वक्त देने के लिए। आपके ख्याल में ईरान के इस हमले के बाद जो पहले ही खदशा जाहिर किया जा रहा था मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडला रहे थे, अब सूरत हाल कशीदा हो जाएगी मज़ीद? देखिए, इसमें से कोई भी दो राय नहीं है। यकीनी तौर के ऊपर जंग के खतरात में भी इजाफा होगा और जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब मसला ये नहीं है कि जंग की शुरुआत हुई है या नहीं, अब मसला ये है कि इसका रद्द अमल इसराइल क्या देता है, क्योंकि इसराइल की जो पहली अस्करी हिकमत अमली थी उसका तमाम तर दारोमदार लबनान की तरफ था। अब जाहिर है उनको ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी चैलेंज ये है कि जो इस वक्त इजरायली सिस्टम है वो 1 मिनट में तकरीबन 48 मिसाइल्स को काउंटर करता है और एक अंदाजे के मुताबिक 400 से जायद जो है हमला किया गया है तब मिसाइल्स और ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का ईरान की तरफ से। तो ये पहली लहर है। अगर ईरान इस को जारी रखता है तो जाहिर है जो आयरन डोम है इसराइल का उसके ऊपर भी एक मनफी असर आएगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि जो चैलेंज है वो इसराइल की दफाई कैबिनेट के ऊपर होगा या वॉर कैबिनेट के ऊपर कि उसका रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। क्या वो ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज करते हैं आगाज करते हैं, और अगर करते हैं तो इसका रद्द-ए-अमल सीरिया की तरफ से क्या आता है, लेबनान की तरफ से, और बाकी जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनकी तरफ से क्या होगा। अच्छा, आपने ये तो बिल्कुल कह दिया कि सीरिया और बाकी ममालिक की तरफ से रद्द-ए-अमल क्या आता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का किरदार बड़ा अहम है। जैसे कि अभी अमेरिका में भी इस वक्त इजलास तलब किया गया हंगामी, अमेरिका का रोल आप कैसे देखती हैं? और जाहिर है अमेरिका तो बज़ाहिर भी और दरपर्दा भी इसराइल की ही मदद करता आ रहा है। देखिए, इसराइल के लिए सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है वो अमेरिका है। और मसला ये नहीं है कि अमेरिका और इसराइल इत्तेहादी है, मसला ये है कि अमेरिका जो है इसराइल का दफाई इत्तेहादी है, यानी कि वो पाबंद है कि अगर इसराइल का वजूद जो है या इसराइल की हालत जंग में जाता है तो वो इसराइल के साथ मिलकर उसका दिफा करें। तो ये उनके दिफाई माहदे हैं। अब इस वक्त पहली दफ़ा जो अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ बयानात थे दुनिया के अंदर अपनी ताकत के तसलसल को कायम रखने की, चाहे वो पहले यूक्रेन के लिए थे या यूरोप के लिए थे या अब इसराइल के लिए, वो सब कुछ चैलेंज होगा। अब या तो अमेरिका इस जंग के अंदर शमूलियत अख्तियार करेगा, और अगर शमूलियत अख्तियार करता है तो जाहिर है जो ज़मीनी अफवाज भी हैं जो सीरिया, लेबनान और ईरान की तरफ से हमला आवर होते हैं, या इसके बाद रूस उनकी मदद करता है, या जो चीन की तरफ से वो सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक आसान सूरत हाल नहीं है अमेरिका के लिए, ना ही इसराइल के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका जो किरदार है वो अब देखने में आएगा कि क्या इस मौके के रद्द-ए-अमल को बचाने के लिए या तो वो दो जो रियासती सलूशन है उसकी तरफ जाते हैं या अमेरिका इस जंग के अंदर कूदता है। अच्छा, ठीक है, साथ ही रहेगा मारिया साहबा। हमें हुमा बकाई साहबा ने भी ज्वाइन किया। हुमा बकाई साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका का रोल, क्योंकि अगर अमेरिका का दिफाई पार्टनर तो है इसराइल, लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है और इसराइल की वजह से ईरान पर अटैक करता है तो फिर जाहिर है इसमें चाइना और रूस और दीगर ममालिक का भी बड़ा अहम रोल हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप क्या सूरत हाल देखती हैं? सबसे बड़ा खदशा तो यही है कि ऑलरेडी इस जंग में इतनी एस्केलेशन तो हो गई कि अब ये जंग एक रियासत और गैर रियासती इदारों के बीच में नहीं है, अब ये जंग दो रियासतों के बीच में है, यानी ईरान और इजराइल। और इजराइल की ये भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह वो तवातुर के साथ 3 महीने से वो ये कोशिश कर रहा था कि वो ईरान को इस जंग में शामिल कर ले ताकि अमेरिका खुलकर आए। अगर हम अमेरिका के माजी के स्टेटमेंट देखें
तो उसमें तो वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हमारे लिए इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त एज आई स्पीक टू यू 2 मीटिंग्स हो रही हैं। एक मीटिंग तल अवीव में हो रही है इजराइल की वॉर कैबिनेट की, और एक सिक्योरिटी ग्रुप की मीटिंग हो रही है बाइडेन के साथ। और दूसरी मेरे ख्याल अहम बात ये है कि ईरान ने ये अटैक किस लिए किया है। क्या ये अटैक एक वार्निंग शॉट है ताकि इजराइल रुक जाए, क्योंकि इजराइल लेबनान के बाद भी नहीं रुक रहा था। उसने शाम पे भी अटैक किया, उसने यमन पे भी अटैक किया, और वो ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहा था लेबनान में। तो क्या ईरान खुल के इसलिए सामने आया है कि इजराइल को ये बताया जाए कि तल अवीव हमारे टारगेट पर है और हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और फिर इस वार्निंग शॉट के बाद ईरान रुक जाए। अगर इजराइल इतने ही अग्रेशन से जवाब देता है तो फिर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है दे विल ऑल कम टुगेदर टू रिस्पॉन्ड। फिर सूरत हाल बहुत मखदूश हो जाएगी। और फिर सबसे बड़ा खदशा, कल हम सब ये कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये फुल फ्लेज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। अब खदशा ये है कि ये कहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत खतरनाक नहज पर हैं इस वक्त। और अहम बात यह है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी बुरी तरह इस वक्त चैलेंज हुई है, बिकॉज अमेरिका अमन लाने में कम्प्लीटली फेल हुआ। अच्छा ठीक है, हम वक़ार साहब साथ ही रहेगा। हमें ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। ईरान की तरफ से ये अटैक इस मौके पर, इस वक्त पर क्यों हुआ आपके ख्याल में? क्योंकि अगर माजी में सर देखें तो दमिश्क में जो हमला हुआ था उसके बाद ईरान ने बदला एक तरह से लिया। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अप्रैल में मिसाइलों से अटैक किया था, उसके बाद फिर भी एक लंबी खामोशी थी। और अब ये अटैक आपके ख्याल में क्यों किया गया है, इस मौके पर क्यों किया गया, और इसके बाद अब सूरत हाल क्या पैदा होगी और किन किन ममालिक को आप इसका हिस्सा बनते देख रहे हैं? देखिए, ये इजराइल बहुत अच्छे से प्रोवोक कर रहा था ईरान को। ईरान ने बहुत ट्रेन किया। अगर याद हो कि इसने सीरिया में ईरान एम्बेसी पे ड्रोन फायर किए, जिससे वहां पर नुकसान हुआ। ईरान ने इवन देन उसे रिस्ट्रेंट शो किया, फिर इसमाइल हानिया को मारा ईरान के अंदर। इवन देन दे सेड विल टेक रिवेंज, बट दे देन स्टिल दे केप्ट क्वाइट। लेकिन उसके साथ साथ देखें, ये इजराइल ने जो गाजा में जुल्म और बर्बरियत की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, जो वहाँ के मासूम औरतों बच्चों बूढ़ों को ब्रूटल तरीके से मारा है। और उसके बाद फिर ये जाके हिजबुल्लाह के अपने वहाँ चला के लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर को मारा, बंकर बस्टर्स फायर किए जो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होते हैं, उनको फायर किया। यमन में जाके हूथी के और फिर ऑयल खाने में फायर किया। आई थिंक ये पूरी कोशिश कर रहे थे वो करें, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई है। अभी ईरान के पास बहुत मोहलत से तैयार है। दे गॉट द सुपरसोनिक मिसाइल जिनकी स्पीड यू कांट इमेजिन कितनी है। और उसके सेकंड बात है कि अमेरिकन हैव टू नॉट प्ले देयर पार्ट। द होल वर्ल्ड वुड ब्लेम अमेरिकन कि उन्होंने ये उसको सपोर्ट किया, उसको ट्रेन नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, बल्कि हर दफा कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। आई थिंक नौ जो है ये जंग सीरिया में भी जाएगी, इराक में भी जा सकती है, और इसमें मिडिल ईस्ट की और कंट्री आ सकती है। इसलिए मेरे ख्याल में सब वर्ल्ड पावर रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस हैव टू प्ले अ पार्ट बिफोर इट इज फर्दर एस्केलेटेड टू गो आउट ऑफ देयर कंट्रोल, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सीरियस। तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, पाकिस्तान को बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, ईरान पाकिस्तान में। सर जी, पाकिस्तान की जो की बात हो रही है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या रद्दमल देना चाहिए इस अटैक पर आपके ख्याल में? पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्टेट में हमारा रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि बोथ कंट्रीज शुड शो द सेम, इसको फर्दर एस्केलेशन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इमीडिएट सीज़फायर की बात की कि फर्दर एस्केलेशन ना हो। इवन अमेरिकन फॉर करेंसी की दे हैव टू कम एंड प्ले देयर पार्ट, बिकॉज फर्दर एस्केलेशन मीन्स वेरी सीरियस सिचुएशन। और ये यूनाइटेड नेशन बनाई ही इसलिए गई थी कि मुल्कों के तस्वीर हल करें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यूनाइटेड नेशन ने मिजरेबली फेल्ड बिकॉज ऑफ अमेरिकन एटीट्यूड। इसलिए मेरे ख्याल में ये वक्त है कि अमेरिका को इस वक्त एज ए सुपर पावर का रोल अदा करना चाहिए, ना कि इनको इजराइल की सपोर्ट करनी। सर, अमेरिका इस वजह से, अगर इस रीज़न की वजह से कि चाइना और रूस इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्या सिर्फ इस वजह से बाज रहेगा अपना वो किरदार अदा करने जो कि उससे इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, अमेरिकन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन यूक्रेनियन वॉर। इस वक्त वो साथ अगर यहाँ आते हैं, फिर रशिया से पहले उधर इन्वॉल्व है।
ऐसा सारे ड्रैग होते जाएंगे, दिस गोइंग टू बी वेरी सीरियस सिचुएशन और ऑल दिस कंट्रीज हैव वेरी वेरी डेंजरस वेपन्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन और उनके पास टेक्निकल न्यूक्लियर है जो बड़ा ही इफेक्ट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इस महजब दुनिया को समझना चाहिए कि ये दैट ईरा ऑफ सेकंड वॉर शुड हैव गॉन। आइंदा के लिए थर्ड वॉर का मत सोचते हैं, बल्कि लेट द वर्ल्ड लिव इन पीस। दैट शुड बी द पॉलिसी ऑफ सुपर पावर। राइट, ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा सर। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इसराइल क्या इस कोशिश में कामयाब हो गया कि जो वो ईरान को प्रोवोक कर रहा था हिस्सा बनने के लिए, सारे हमले और सारी जंग के लिए, वो कामयाब हो गया और अब रद्द-ए-अमल आपके ख्याल में इसराइल की जानिब से और इसराइल का जो एक पार्टनर अमेरिका है उनकी तरफ से क्या आ सकता है आपके ख्याल में? आई थिंक जो मॉडर्न वॉरफेयर इसमें ये रद्द-ए-अमल वगैरह मैं नहीं मानता कि उन्होंने प्रोवोक किया। अगर आप देखें जो ईरान के साथ इन्होंने किया पिछले 2 महीने में, प्रेसिडेंट रईसी की शहादत पे भी क्वेश्चन मार्क है और भी इसराइल क्लेम कर रहा है जी हमने किया। फिर इस्माइल हनिया की शहादत है, उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ जो है हसन नसरुल्लाह, और बाकी इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया ईरान का कि उसके अंदर मीम्स बनी, फिर भारत इसमें आया, इसराइल वेस्टर्न। आप इतना प्रेशराइज कर दें, दीवार के साथ एक को लगा दें और अगर उनके लोग लड़ रहे हैं, साथ में IRGC की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हुतीज है, चाहे जो हमास है, और वो एक जॉइंट जस्ट कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये जो है ईरान ने डेफिनेटली कैलकुलेट किया। दूसरा आपने शायद रियलाइज किया कि कल रशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे ईरान और वो एक आई थिंक इमरजेंसी में दौरा था। आई एम श्योर देयर वाज सम अंडरस्टैंडिंग कि आप दूसरा रशिया के अपने इंटरेस्ट भी हैं, सीरिया में तरतस बेस है, अगर ईरान कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो भी होता है और रशिया की छोटी पावर है, सो देयर इज सम बैकिंग। और बाकी ईरान ने कैलकुलेट डेफिनेटली किया है कि या तो ये है कि घर में बैठ के मार खाते रहे, बेइज्जत होते रहे और आपके घरों में आके लेट्स से दे स्टार्ट थ्रेटनिंग एंड किलिंग पीपल, और दूसरा मतलब इसराइल क्या बदमाश है इस इलाके का, ये गुंडा है कि जी वो इंसाइट कर रहे हैं और आ जाएंगे। अमेरिका ने डेफिनेटली फोर्सेस भेजी हैं। मेरे ख्याल में अगर तो वेस्ट को और इसराइल को अक्ल आ जाती है तो यहाँ पे रुकेगी, अदरवाइज इट कैन टर्न इनटू अ मिनी वर्ल्ड वॉर 3 और उसमें तो सबका नुकसान होगा। इसमें ईरान की जो पोजीशन अगर आप देखें जियोग्राफिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बैठा हुआ एक दिन के लिए शट डाउन कर दे तो दुनिया की चीखें निकल जाएंगी ऑयल और गैस के लिए। उस लिहाज से देखना है कि उन्होंने कैलकुलेट करना है। आप खुद सोचें कि आप घर में आके फ्री मेहमानों को मारना को शुरू कर दें तो ये थिंग इंटरनेशनली बड़ी प्रेस्टीज की बात होती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह भी रिस्पॉन्ड कर रही है। मेरे ख्याल में इसराइल को रोकने का वाहिद तरीका ये है कि अभी OIC भी जो है इमरजेंसी इजलास बुलाकर इस वक्त इंटरवीन करे कि दे शुड स्टॉप इट, वेकेट करें इलाके जो है। और आई थिंक UNGA में भी 4 जो वज़राए खारजा है बड़े मुल्कों के, इस्लामिक मुल्कों को, उन्होंने ऑफर दी है इसराइल को, जिसके बाद चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो मेरे ख्याल इसराइल को समझाने की जरूरत है